Good morning, students. I am Sujit sir. Today I am going to teach you chapter 2 of your English course book, class 7. Chapter 2 is Vocation. It is a poem written by रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। उसका शीर्षक है वोकेशन और यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 was an Indian writer, painter and musician. रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म हुआ था 1861 में और उनकी मृत्यु हुई 1941 में। वह एक भारतीय लेखक थे, पेंटर थे और म्यूजिशियन भी थे। He became the first non-European to win the Nobel Prize for Literature in 1930. रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन यानी जो यूरोप में नहीं रहने वाले, एशिया में रहने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 1913 में प्राप्त किया था। He denounced the British Raj and advocated independence from the British. उन्होंने उस समय जो ब्रिटिश राज था भारत में उसका निंदा किया था और अंग्रेजों से, ब्रिटिश से आज़ादी के लिए वकालत किया था। यानी वह चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं। गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ रिंग्स, गोरा, फेयर फेस्ट एंड घोरे बारे, द होम एंड द वर्ल्ड आर हिज बेस्ट नोन वर्क्स। रविंद्रनाथ टैगोर का जो सबसे अच्छी किताबें हैं वह एक है गीतांजलि, दूसरा है गोरा और तीसरा है घोरे बारे। His compositions were chosen by two nations as national anthems, which include India's Jana Gana Mana and Bangladesh अमार सुनार बंगला। उनकी जो रचनाएं थी वह दो देशों के द्वारा अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में एडॉप्ट किया गया था और वह है एक इंडिया जो जन गण मन हम लोग गाते हैं, नेशनल एंथम, उन्हीं का लिखा हुआ है, और एक दूसरा है बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम अमार सुनार बंगला, वह भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है। टैगोर ऑन ए नोबेल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। टैगोर ने अपने बहुत सारी कविताओं जो एकत्रित किया था उसका नाम रखा था गीतांजलि। उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, यानी वह नोबेल प्राइज जीते थे। ए पोएम कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन अ विविड एंड इमेजिनेटिव मैनर, यूजुअली इन अ रिदमिक पैटर्न। पोएम को डिफाइन किया जा सकता है अपने स्पष्ट विचारों के अभिव्यक्ति के रूप में और अपने काल्पनिक रूप में, और जिसमें खास करके एक लय होता है, उसमें एक रिदम होता है। टैगोर often wrote in Bengali and translated his own poems into English. रविंद्रनाथ टैगोर प्रायः अपने बंगाली भाषा में ही लिखा करते थे और फिर उसको वह अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया करते थे, अर्थात उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया करते थे। So while his Bengali poems should be in verse,
The English poem should often be a combination of prose and poetry. इसीलिए उनकी जो बंगाली कविताएं थी, जब वो कविता के रूप में हुआ करती थी, और उनके जो अंग्रेजी पोएम थे, अंग्रेजी कविता थे, वह प्रायः प्रोज और पोएट्री यानी गद्य और पद दोनों का संचय होता था, दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, क्योंकि वो ओरिजिनली बांग्ला भाषा में लिखा करते थे और उसी को फिर वो इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया करते थे। नोन एज प्रोज पोएट्री, और उसको कहा जाता है प्रोज पोएट्री। वोकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज पोएट्री। और यह जो आपका कविता है वोकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ, यह भी एक प्रोज पोएट्री है। Now students, we shall start to study about the poem vocation. A vocation is a special career choice that demands a lot of dedication and commitment. Vocation जिसका मतलब होता है व्यवसाय, धंधा, रोजगार, वह एक विशेष कैरियर होता है, यानी जीवन यापन करने वाला एक माध्यम होता है, और वह डिमांड करता है समर्पण का और प्रतिज्ञा का। कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा करना है तो आदमी को उसमें समर्पित होना चाहिए और प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि यह व्यवसाय, यह धंधा हमको करना है। What do you want to become when you grow up? जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? डिस्कस विथ योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। नाउ रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड व्हिच फुटस्टेप्स द बॉय वांट्स टू फॉलो एंड व्हाई। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें एक जो बच्चा है, लड़का है, वह किसके कदमों के पीछे चलना चाहता है और क्यों उसके काम को वह अपनाना चाहता है, वैसा ही करना चाहता है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, Bengals, crystal Bengals। यह पोएम में जो बच्चा है वह कहता है कि जब वो बड़ा सा बेल, बड़ा सा घंटी सुबह का 10 बजाता है और मैं अपने लाइन रोड का जो लेन होता है उससे जब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ तो प्रतिदिन मेरी मुलाकात होती है एक हॉकर से, यानी जो घूम घूम के सामान बेचता है, उस हॉकर से मुलाकात होती है और वह जोर जोर से चिल्लाता रहता है, बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स, यानी चूड़ियाँ, स्फटिक की चूड़ियाँ, अर्थात वह हॉकर चूड़ियों को बेचने का काम करता है। और यह बात वह उसका काम जो है स्कूल जाते समय यह बच्चा देखता है। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. फिर यह बच्चा सोचता है कि वह हॉकर और जो उसका काम है तो वह थोड़ा भी हड़बड़ी में नहीं रहता है, कोई फिक्स रोड नहीं है, कोई फिक्स रास्ता नहीं है उसके लिए कि इसी रास्ते से जाना है। जैसे कि बच्चे को तो एक फिक्स रास्ता से घर से स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन हॉकर कहीं भी घूम के किसी रास्ता को पकड़ के कहीं जाके अपना चूड़ियों को, अपने सामान को बेच सकता है। और उसका कोई समय भी नहीं है घर वापस आने का, जब मन करे तब आ सकता है। 10 बजे निकलता है, मन करे तो 2 बजे आ सकता है, मन करे तो 8 बजे रात में आ सकता है। लेकिन यह बच्चा सोचता है कि मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे एक निश्चित सड़क के द्वारा स्कूल पहुँचना पड़ता है,
और स्कूल भी ओवर होता है तो उसका भी एक निश्चित समय होता है और उसी निश्चित समय में मुझे आना पड़ता है। लेकिन यह जो हॉकर है, चूड़ी बेचने वाला, यह कहीं भी कभी भी जा सकता है और फिर वह उसका घर आने का कोई समय निश्चित भी नहीं है। उसकी जब मर्जी हो तब वह अपने घर वापस आ सकता है। I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying Bengals, crystal Bengals। इस स्कूल जाने वाले बच्चे को वह हॉकर जो चूड़ियों बेचता है उसकी काम और उसका जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इसको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए यह कहता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता और मैं भी अपना दिन रोड पर जहाँ मर्जी वहाँ बिताता और चिल्लाता रहता बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स। अर्थात इस बच्चे को उस हॉकर का काम, उसकी स्वतंत्रता बहुत पसंद आता है और वह भी वैसा ही बनने के लिए सोचता है। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। फिर यह बच्चा कहता है कि जब 4 बजे दोपहर में मैं स्कूल से अपने घर वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ रास्ते में कि एक घर है, उस घर के में गेट है और गेट से अंदर जो है माली है, गार्डनर है और वह गार्डन में है और वह गार्डन में मिट्टी को खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets backed in the sun or gets wet। यह सोचता है कि यह जो माली है मिट्टी खोद रहा है, अपने कपड़े को पूरा धूल से गंदा कर ले रहा है, फिर भी कोई आदमी नहीं है जो उसको डांटे कि तुम अपने कपड़े को क्यों गंदा कर रहे हो। और वह धूप में, सनलाइट में पूरा एकदम झुलस रहा है या फिर पानी पटाते समय भी वह भीग जाता है, लेकिन इस बात के लिए कोई डांटने वाला नहीं है। चाहे उसके कपड़े मिट्टी से गंदा हो जाए, वह सनलाइट में झुलसे या फिर पानी में भीगे, उसको डांटने वाला कोई नहीं है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। यह जब देखता है वो स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल से लौटते समय कि माली भी आज़ाद है अपने काम के लिए, तो यह भी कामना करता है कि काश वह भी एक माली होता और किसी बगीचे में मिट्टी को खोद रहा होता, कपड़ा भी गंदा कर रहा होता, लेकिन कोई भी उसको डांटने वाला नहीं होता, तो कितना अच्छा होता। यानी वह फिर माली का काम देखकर उससे भी प्रभावित हो गया है और वह सोचता है कि वह माली जैसा मैं भी कर पाता तो कितना बढ़िया होता, कपड़ा गंदा करने पर मुझे कोई डांटता नहीं। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down। ठीक जब शाम होती है और अंधेरा होने लगता है तो यह जो बच्चा है उसकी माँ उसको बिछावन पे भेज देती है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो वह जब अपने बिछावन में जाता है, अपने रूम के में जाता है, तो अपने खिड़की से वह देखता है कि खुली हुई है खिड़की, उससे एक वॉचमैन जो है बाहर रोड है, रोड किनारे उसका घर है, तो खिड़की से वह जो पहरेदार है, वॉचमैन है, वह आगे और पीछे अप डाउन करते हुए घूम रहा है। इस घटना को बच्चा देखता है। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant
lie in its head. और वह जो बाहर का जो सड़क है, लेन है, वह पूरा अंधेरा है और एकदम वह अकेला है। वहाँ पे एक रोड पे जो बिजली का खंभा होता है जिसमें एक बड़ा सा लैंप लगा रहता है, वह है। और वह ऐसे दिखता है जैसे कि एक बड़ा राक्षस हो जिसके सिर्फ एक ही आँख हो। इस तरह से वह खड़ा है और उसकी आंखें जो है वो लाल है, यानी उसमें प्रकाश, उसमें जो बल्ब है वो जल रहा है, प्रकाश निकल रहा है और एक ही बल्ब लगा हुआ है उस खंभे पे। तो वह इसका तुलना किया जाता है कि वह एक बड़ा राक्षस है और सिर्फ उसकी लाल एक ही आंख है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. वॉचमैन क्या करता है, वो पहरेदार घर के बाहर रोड पर जो अप डाउन कर रहा है, तो हाथ में एक लैंटर्न भी लिया हुआ है और जला हुआ लैंटर्न वो हाथ में लेकर चल रहा है रोड पर पहरा देने के लिए। तो उसकी छाया जो है वह भी, उसके बगल में छाया भी उसका चल रहा है और वह बच्चा सोचता है कि यह गार्डनर कितना भाग्यशाली है कि इसको कोई डांट के बेड पर, जैसे उसकी माँ उसको कहती है कि जाओ बेड पर, अब रात हो गया, वैसे उस वॉचमैन को डांट कर सुलाने वाला, बेड पर भेजने वाला कोई नहीं है। तो बच्चा सोचता है कि शायद वह कभी भी अपने जीवन में बेड पर जाता ही नहीं होगा, जो कि सही नहीं है, लेकिन यह बच्चे की सोच है, उसका थॉट है। I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadows with my lantern. और यह जब बच्चा देखता है कि वह वॉचमैन अपने काम में भी स्वतंत्र है, उसको बेड पर भेजने वाला भी कोई नहीं है, डांटने वाला भी कोई नहीं है, तो यह बच्चा इच्छा करता है, कामना करता है कि काश वह भी एक वॉचमैन होता और वह भी अपने हाथ में लैंटर्न लिए हुए और अपने शैडो के साथ या शैडो का पीछा करते हुए रोड पर अप डाउन करते रहता और उसको डांट के रात में बेड पर जाने के लिए कोई नहीं होता। So students, we studied the meaning of this poem today, and in next class we shall do some homework and question answer related to this chapter. Thank you students.